अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है, लल बिफोर द स्टॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि समंदर में जब बहुत खामोशी हो उसकी सतह के ऊपर, तो ये किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। 5 मई 2022, 5 मई 2022 की मॉर्निंग में जब आप इस्लामाबाद से पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो आपको इसी किस्म के किसी तूफान के आने का पता चलता है। 3-4 चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैंने पॉइंट्स लिख के भी रखे हुए हैं अपने सामने। एक तरफ हम देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 6 मई से 20 मई के दरमियान पूरे 14 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के तूफानी दौरों, जलसों और कन्वेंशंस का एक आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस किस्म का कभी देखा ही नहीं गया, इतना यूनिक किस्म का कि 14 दिनों में 14 जलसे, 14 कन्वेंशंस हो और एक सियासी लीडर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का एक से ज़्यादा दफ़ा उसका दौरा कर ले। इनकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर भी करता हूँ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो शरीफ जरदारी हुकूमत है वो बज़द है कि वो इलेक्शंस अपने ही वक्त पे करवाएंगे और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ इसके ऊपर नहीं हो सकता। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के की ऑफिशियल्स, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर हैं, उनके एयरफोर्स के चीफ हैं और उनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले पे इशारा करते हुए बहुत ही मानाखेज किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथी तरफ हम देखते हैं कि सियालकोट कैंट की एंट्री पे एक बैरिस्टर मुबशर ऐवान, जो यंग एक पीटीआई सपोर्टर हैं, उनका वहां पर जो मिलिट्री के पर्सोनल या संतरीज हैं, सिपाही हैं, उनके साथ किस किस्म का मुकालमा होता है, उसमें कितनी इमोशन है, कितनी उसमें इंटेंसिटी है, उसे भी समझना जो है बहुत ज़रूरी है। एक एक करके हम इन सब चीज़ों की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो पीएमएलएन की लीडरशिप ने जिस तरह से वजीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, या लॉ मिनिस्टर जनाब आजम तारड़ साहब हैं, या पीएमएलएन की हुकूमत ने जिस तरह से सोचा था कि वो ब्लास्फेमी कार्ड को प्ले कर सकेंगे, जिस जहां उन्होंने फैसलाबाद के एक पुलिस थाने से एक एफआईआर 150 लोगों के खिलाफ दर्ज की, वो चीज़ ऐसा लगता है कि वो ब्लास्फेमी कार्ड फेल हो गया। हमें शुक्र अदा ये करना चाहिए कि पाकिस्तान की सोसाइटी ने, पाकिस्तान के माशरे ने उस पर एक पोजीशन ली है। डॉन का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने बहुत सख्त उसके हवाले से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, बहुत सख्त उन्होंने इस हवाले से एक एडिटोरियल लिखा है। अब से कोई एक दिन पहले उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल, हुकूमत की ये पॉलिसी और ये रवश जो है, ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में करारदादें आ चुकी हैं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में, जिसमें पाकिस्तान के 3 मिनिस्टर्स, जिसमें लॉ मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके बाकायदा नाम से मुतालबा किया गया कि यहाँ एक डिस्कशन हो और इनके ऊपर वीज़ा और एंट्री की पाबंदी जो है वो लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की फॉर्मर जो ह्यूमन राइट की मिनिस्टर हैं जनाब डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से ख़त भी लिखा है, तवज्जो दिलाई है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किस तरह से पाकिस्तान की जो रिलीजियस कवानीन है उनका मिसयूज़ कर रही है, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है। कानून के खिलाफ नहीं लिखा, उन्होंने कानून की एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ जो है अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो दिलाई है। ये वो स्टेप्स हैं जिसके बाद हुकूमत का जो अगर प्लान था कि ब्लास्फेमी कार्ड को बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, एक रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल करें, वो तकरीबन तकरीबन नामुमकिन लग रहा है और उसने एक दम तोड़ दिया, उसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत हद तक कम हो गई है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमें पहले एक हमें खबर आ रही थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बनी गाला में मुक़य्यद कर दिया जाएगा उनके खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के कानून के तहत, वो शायद ना हो। और उन्होंने एक बहुत ही यूनिक किस्म का प्लान जो है जलसों का और कन्वेंशंस का तरतीब दे दिया है, जो 6 मई से शुरू हो रहा है। 6 मई को वो मियाँ वाली में एक जलसे से खिताब करें। 7 को वो एक और जो फॉर पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं यूके और यूरोप के, उनसे खिताब करेंगे, उसकी मैं डिटेल्स और अहमियत आपसे शेयर करता हूँ। 8 तारीख को वो एबटाबाद में जलसा करेंगे। 9 तारीख को वो रावलपिंडी में होंगे। 10 तारीख को वो दूसरी तरफ होंगे, ईस्ट की तरफ होंगे, इस्लामाबाद से जेलम में होंगे। 12 तारीख को वो इस्लामाबाद के वेस्ट में अटक में होंगे। 13 तारीख को मर्दान में होंगे, इस्लामाबाद के वेस्ट में होंगे। फिर 14 तारीख को इस्लामाबाद के ईस्ट में सियालकोट में होंगे। फैसलाबाद इस्लामाबाद के ईस्ट में 15 तारीख को होंगे। सवाबी में इस्लामाबाद के वेस्ट में 16 तारीख को होंगे। इस्लामाबाद के वेस्ट में कोहाट में 17 तारीख को होंगे। चकवाल में फिर इस्लामाबाद के ईस्ट में 18 तारीख को होंगे। और मर्दान में फिर वो दोबारा वापस आएंगे, 20 तारीख को होंगे। इन जलसों की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे मैंने आपको कहा ईस्ट वेस्ट में आपको बताया, अगर आप देखें और गौर करें और गूगल में मैप देखें इस्लामाबाद का और फिर इन तमाम शहरों का आप फासला देखें इस्लामाबाद से, तो आपको एहसास होता है कि कोहाट को और फैसलाबाद और
सियालकोट को अगर आप निकाल दें, जिनका फासला इस्लामाबाद से ज़्यादा है, 3 से 4 घंटे का फासला है, बाकी जितने भी शहर हैं, जैसे मियांवाली है, एबटाबाद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, जेहलम है, अटक है, मर्दान है, सवाबी है, और चकवाल है और मर्दान है। तो इन सब का जो टाइम डिस्टेंस है इस्लामाबाद से, थैंक्स टू दी मोटरवेज जो नवाज शरीफ साहब ने जिसका आगाज अर्ली 90s में किया था, सब तो उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने बेसिकली M2 का दाग बेल डाली थी, लेकिन उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम इस किस्म की 10 मोटरवेज हैं जो पाकिस्तान के शहरों को बहुत हाई स्पीड के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो थैंक्स टू मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी देख रहे होंगे सूरत हाल को, कि इमरान खान साहब ने जो जलसों का एहतमाम किया है, जो प्लान किया है, जो उन तमाम शहरों को साथ किया है जिनका ट्रेवल डिस्टेंस इस्लामाबाद से 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के दरमियान है। सिर्फ इसमें 3 शहर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो अंदाजन 3 घंटे का है। तो ये एक फील्ड मार्शल, एक जनरल की तरह से इमरान खान साहब ने इन जलसों का प्लान किया है, जिसका मकसद ये है कि वो इस्लामाबाद के इस पूरे फासले में जो 100 किलोमीटर से 100 मील तक का फासला है, इसके दरमियान वो एक पॉलिटिकल मोमेंट, एक पॉलिटिकल मोमेंटम, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। हुकूमत वक्त जो है, जो शरीफ जरदारी रजीम है, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान की मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज देने के लिए कि देखिए आपको भी, इदारों को भी अपना एक रोल जो है, जिम्मेदारी का रोल यहाँ पर प्ले करना है, और ये वक्त है पाकिस्तान में एक अर्ली इलेक्शंस का। कामयाब उसमें वो होते हैं कि नहीं होते, उसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन मैं साथ आपको बताता चला जाऊँ कि अब इन शहरों की क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए मियांवाली तो उनकी पेरेंट मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से वो उन्होंने अपनी सीट जीती पहली, वो उनका मेन गढ़ है, उनकी सियासी ताकत का वहाँ से उनका आगाज़ होता है। एबटाबाद इस्लामाबाद से, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल 1.5 घंटे के फासले के ऊपर है, हज़ारा बेल्ट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है। जेहलम जो है वो पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर है। जब आप जेहलम शहर में जाते हैं, जेहलम के इलाके में जाते हैं, जिस भी शख्स से आपकी मुलाकात होती है, वो या तो खुद फौज में रहा होता है या उसके बाप, उसका मामू, उसका चाचा, उसका ताया, उसका रिश्तेदार, उसका भाई, उसकी बहन, कोई ना कोई जो है वो आपको यही मिलेगा कि ये अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, उनका एक रिक्रूटमेंट है, हमेशा से है। यही सूरत हाल आपको अटक की मिलेगी ब्रिटिश आर्मी के ज़माने से। मर्दान जो है उसकी बहुत अहमियत है, लेकिन वही सूरत हाल आपको मर्दान में भी मिलेगी। सियालकोट कैंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके एंट्री पॉइंट के ऊपर बैरिस्टर मुबशर ऐवान का एक बहुत इंटेंस डायलॉग होता है, जिसकी अहमियत का भी मैं जिक्र करूंगा। फैसलाबाद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल शहर है, एक ज़माने में इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। फैसलाबाद वो शहर है जहाँ पर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर की अनएम्प्लॉयमेंट थी, और फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट इमरान खान की हुकूमत के दरमियान ख़त्म हुई। इसी तरह से हर शहर की एक ख़ास किस्म की इम्पोर्टेंस है। अगर आप चकवाल पे नज़र दौड़ाएं तो चकवाल भी अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर है, और बहुत बड़े बड़े, बहुत नामी गिरामी अफसरान, इंपॉर्टेंट अफसर, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग हैं, उनका ताल्लुक भी चकवाल से रहा है, अभी भी है, और चकवाल से उनका ताल्लुक जो है वो रहा है। मर्दान की भी इसी तरह की एक सिग्निफिकेंस है। अब एक चीज़ मुझे कामी ऑफिसर हैं सीनियर, उन्होंने मेरे जो वीलॉग देखे तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि देखिए आप खुद भी इस चीज़ को समझें, और उनका खुद भी आर्मी से ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने कहा कि खुद भी डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को समझें, इमरान खान साहब को भी, तहरीक इंसाफ को बात समझाएं कि लफ्ज़ फ़ौज इस्तेमाल ना किया करें। फ़ौज एक कंपोनेंट है, लफ्ज़ इस्तेमाल करें अफवाज पाकिस्तान का, बिकॉज आप लफ्ज़ फ़ौज इस्तेमाल करते हैं तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को आप इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें रेंजर्स है, जिसमें FC है, ये भी एक तरह से अफवाज पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो आप इन सबको इग्नोर करते हैं, तो आपको एक कलेक्टिव टर्म यूज़ करनी चाहिए उर्दू में अफवाज पाकिस्तान की। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि देखिए जो शोधा हैं, जो मार्टर्स हैं, उन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ गुज़िश्ता 20-22 बरस के अंदर हज़ारों ख़ानदान पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप की, अपने बेटे की, अपने भाई की, अपनी बहन की कुर्बानी दी है। और उसमें सिर्फ आर्मी नहीं है, उसमें एयरफोर्स है, उसमें नेवी है, और उसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, रेंजर्स है, उसके अंदर FC है, उसके अंदर पुलिस है। तो जब आप अफवाज पाकिस्तान की एक तरह से बात करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, तो आप इन तमाम लोगों को अपने इस इस्तेलाह के अंदर, इस टर्म में ले आते हैं। ये वो घराने हैं जिन्होंने अपने घर की कुर्बानी दी है, जहाँ हज़ारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उससे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं इसी कम्युनिटी में से जिन्होंने अपने लिम्ब की कुर्बानी दी, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग अपाहज हुए हैं, जिनको इतना इस किस्म का जिस्मानी नुकसान पहुंचा है कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ये अक्सर तब्दील हो गई है। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की, पाकिस्तान की
ज़िंदगी में, सिविक लाइफ में, नफ्सियाती ज़िंदगी में, साइकोलॉजिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी बहादुरी की वजह से, जिनकी सर्विसेज की वजह से, जिनके स्टैंड की वजह से हम इराक, सीरिया और लिबिया जो है वो नहीं बने। तो मैं चाहता कि ये मैसेज भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और मेरी कोशिश है कि आपके थ्रू ये तहरीक इंसाफ के लीडरों तक पहुँचे और शायद इमरान खान साहब तक भी ये बात पहुँच सके कि अफवाज पाकिस्तान एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिक्र करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आ जाता हूँ इस चीज़ पे कि जो 7 मई को इमरान खान साहब जो हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन के ज़रिए यूरोपियन यूनियन के शहरों में और यूके के शहरों में पाकिस्तान के डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पाकिस्तान के डायस्पोरा का, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की ज़मीर को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं किसी दिन एक पूरी वीडियो इस हवाले से करूँगा कि पाकिस्तान के डायस्पोरा पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेटस को से मुतमईन नहीं है, जो अपनी माश को, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए यूरोप का, बरतानिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, मशरक़ वस्ती के शहरों का और वहाँ के मुल्कों का इन्होंने रुख इख्तियार किया। और फिर ये रूल बेस्ड ऑर्डर्स में रहते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग करते हैं, साल में 1 या 2 दफ़ा ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा के पाकिस्तान वापस आते हैं, फिर पाकिस्तान से वापस उन मुल्कों में जाते हैं, एयरपोर्ट्स को क्रॉस करते हैं, डिफरेंट लीगल रिजीम्स को ये हैंडल करते हैं, क्रॉस करते हैं, और ये अक्सर रूल बेस्ड वर्ल्ड में रहते हैं। रूल बेस्ड वर्ल्ड में रहने की वजह से इनकी एक अंडरस्टैंडिंग और इनका शऊर जो है वो ग्रो करता है, जिससे ये पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है इसको शेयर करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि गो कि मेरी मुलाकात तो नहीं हुई बहुत दिनों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, और बहुत से और लोगों से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं तो बहुत बिजी रहा हूँ अपनी चीज़ों में। लेकिन जो इन वीलॉग्स के अंदर से मैं मैसेजेस देता हूँ, बिकॉज मैं आइडियाज़ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, वो आइडियाज़ मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेवल करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत एम्फोसिस इस चीज़ पे किया कि डायस्पोरास बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की स्ट्रगल में। और अभी मैं एक और भी यहाँ पे इसके साथ ही इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कह दूँ कि जो चीज़ मैं कम से कम 2-3 वीडियोज़ में कह चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए जो अमेरिका में हैं, पाकिस्तानी निजात लोग, और जो बरतानिया में हैं, कि वो अपने सेनेटर्स को, अपने कांग्रेसमैन को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो मेयर भी हो सकते हैं, डिप्टी मेयर भी हो सकते हैं, इसी तरह बरतानिया में आपके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको आप जो है खत लिखें, उनको लॉबी करें, उनसे टाइम लें, उन्हें कहें कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की, हकीकी जमहूरियत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल हो रही है, और आपने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, और जो सहाफ़त की आवाज़ है, जो जमहूर की आवाज़ है, उसको दबाने के लिए कहीं ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको ख़तरा है, आपको खदशा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो किसी भी किस्म के हथकंडे जो है इस्तेमाल कर सकती है, और आप अपनी आवाज़ उन तक लेकर जाएँ और आप देखें इसका एक असर होगा। और ये जो तरीका है, इसका तरीका ख़त लिखना भी है, ये मैसेज भी हो सकता है, ये ईमेल भी हो सकती है, और ये मुलाकात भी हो सकती है, आप इसमें टाइम भी ले सकते हैं, और इसका बड़ा आप देखेंगे कि इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, 12 तारीख को इमरान खान साहब लाहौर में लॉयर्स के एक कन्वेंशन के साथ खिताब कर रहे हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसका मैंने बारहा ज़िक्र किया कि तहरीक इंसाफ ने बार एसोसिएशन जो वकला से उस किस्म का सियासी ताल्लुक नहीं रखा जो बाकी सियासी जमातों का है। जैसे PMLN का एक बड़ा भरपूर एक रिलेशनशिप है, और ये जो गुज़श्ता पौने 4 बरस गुजरे हैं तहरीक इंसाफ के हुकूमत में, इसमें बार एसोसिएशंस की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई, उनके साथ राब्ते नहीं रखे गए, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बहुत सी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनका मद्दावा जो है वो तहरीक इंसाफ को करना है, और ये जो कन्वेंशन से 12 तारीख को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं, ये एक तरह से आप समझें कि उसकी एक करेक्शन है जिसको कि वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैं जब डायस्पोरास की बात करता हूँ तो change.org के ऊपर सर्वे करवाना, मोमेंट्स चलाना पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से, वो डायलॉग आप खुद चुन सकते हैं, उसके टाइटल्स आप खुद चुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप उसको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ आप वहाँ से शुरू करेंगे, बैरूनी ममालिक से शुरू करते हैं, मगरब से शुरू करते हैं, वो बहुत तेज़ी से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के शहरों में फैल सकती है, और हर वो चीज़ जो आप वहाँ से इनिशिएट करेंगे आइडिया, वो फैल के अल्टीमेटली पाकिस्तान में आएगा, और फिर उस आइडिया को कोई सप्रेस जो है वो नहीं कर सकता। इस वक्त किस किस्म का सेंटिमेंट पाया जाता है, उसका अंदाज़ा आपको उस इंटेंस डायलॉग से हो सकता है, जिसको मैंने ट्वीट भी किया अब से चंद घंटे पहले, और जो एक यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, जहाँ एक यंग, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड और बहुत तमीज़दार एक बैरिस्टर जिनका नाम मुबशर ऐवान, वो अपना नाम बार बार बताते हैं, वो सियालकोट कैंट की एंट्री के ऊपर अपनी गाड़ी लेके एंटर करना चाहते हैं कैंट के अंदर, और उनकी गाड़ी के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा है, सुर्ख और सब्ज़ रंग का, और उन्होंने कपड़े भी पहन रखे हैं, और उन्होंने एक शिमला और उन्होंने एक मफलर भी लपेटा हुआ है। और वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो कहते हैं कि जी हमें ऑर्डर है
کہ آپ یہاں انٹر نہیں کر سکتے بیکاز آپ نے گاڑی پہ جھنڈا لگایا ہوا ہے. اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کے پاس کون سا آرڈر ہے. بڑی انٹینس قسم کی ایموشنل وہاں پر ایک ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتا ہے, جس میں بیرسٹر مبشر ایوان بار بار یہ افواج پاکستان کے لیے اپنی کمٹمنٹ, ان کی عزت اور اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور وہ سولجرز بڑی دیر ان سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں آپ جھنڈا لے کے اندر جو ہیں وہ نہیں جا سکتے. اور الٹیمیٹلی پھر وہ سولجرز جو ہیں ان کی اپنے کسی سینئر آفیسر سے جو محض ایک حوالدار ہے اس سے بات کرواتے ہیں, اور وہ پھر بیرسٹر کو پرمیشن دیتا ہے, اور بیرسٹر اپنی گاڑی جس پہ جھنڈے سمیت وہاں پہ داخل ہوتا ہے. اچھا, ایک تو جو انٹینسٹی آف دی ڈائلاگ ہے اور ڈائلاگ کی نیچر ہے, اسے آپ یوٹیوب پہ ایکسیس کریں, وہ آپ کو مل جائے گی. آپ بیرسٹر مبشر ایوان اگر کر کے گوگل کریں گے, یوٹیوب کے اندر ڈالیں اس کی سرچ میں, تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. اور وہ ویڈیو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ آئیں, وہاں پہ بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک تو اس کی ایموشنل انٹینسٹی ہے, لیکن اس کی کچھ ایک انٹلیکچوئل امپورٹنس بھی ہے. پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی جو ذمہ دار افسران ہیں, جو سینئر آفیسرز ہیں افواج پاکستان کے, کہ اس کو محض اس کی جو ایموشنز ہیں, یا اس کے اندر جو ایک انڈسپلن کا ایلیمنٹ شاید آپ کو محسوس ہوتا ہو, بیکاز ظاہر ہے ملٹری مائنڈ ڈسپلن میں بلیو کرتا ہے. ملٹری کا جو پورا ایک بیوروکریٹک ماڈل ہے, جس کو میکس ویبر نے پروبلی سب سے پہلے بہت اچھی طرح سے 19 سینچری میں ڈیفائن کیا تھا, یہ بیس کرتا ہے ایک ہائرارکیکل چین آف کمانڈ میں, اور اس میں ایک لینئر کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور لینئر کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ایک ون وے لینئر کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم ڈاؤن, جس کی وجہ سے ملٹری میں وہ ڈسپلن ہوتا ہے کہ ینگ آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ بہت انتہائی خطرناک جگہوں کے اوپر جا کے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے, اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹرین کیا گیا ہوتا ہے ایک لینئر کمیونیکیشن کے لیے. لینئر کمیونیکیشن جو ہے وہ ملٹری کی بیوروکریسی کے باہر آپریٹ نہیں کرتی, سول لائف میں آپریٹ نہیں کرتی. اور پاکستان کے جو کینٹونمنٹس اور ڈی ایچ ایز ہیں, یہ پاکستان کے سویلین شہروں کے اندر ان کے ساتھ موجود ہیں. جب انگریزوں نے پہلے ان گیریزنز اور ان کینٹونمنٹس کو بنایا تھا 19 سینچری میں, 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد, تو انہوں نے ان کو شہروں سے باہر بنایا تھا. فار انسٹنس لاہور کی جو موزہ میر کی چھاونی ہے, لاہور شہر جو ہے وہ وہاں تھا جہاں بادشاہی مسجد ہے, جہاں پرانا لاہور کا شہر ہے, جہاں انارکلی ہے, پرانا انارکلی ہے. اور جو موزہ میر کی چھاونی تھی اس سے کئی میل دور جو تھی, اب ایک برج تھا, اس کے راستے میں نالا آتا تھا, تو وہ ایک ڈفرنٹ جگہ تھی جہاں انگریز افسر اور سول سرونٹس بھی رہتے تھے, اور افواج رہتی تھی اس کے آگے کیولری گراؤنڈ سے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے آبادی پھیلی, لاہور شہر کا پھیلاؤ ہوا, اور پھر کینٹونمنٹس شہر کا حصہ بن گئے. اور ڈی ایچ ایس تو آپ نے دیکھا کہ اس میں زیادہ آبادی جو ہے وہ سویلین ہی ہوتی ہے, بیکاز آرمی آفیسرس کو یہ پرمیشن ہے کہ ان کو جو پلاٹس ملتے ہیں کنسیشنل ریٹس پہ, وہ اس کو اچھی قیمت کے اوپر بیچ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی لوگ وہاں پہ آ کے رہتے ہیں. سو لاہور ڈی ایچ اے ہو یا کراچی ڈی ایچ اے, اور ملک بھر میں جو ڈی ایچ ایس پھیلے ہوئے ہیں, پشاور, کوئٹہ میں بہت بڑا ڈی ایچ اے بن رہا ہے, ملتان میں ایک ڈی ایچ اے بن رہا ہے, یہ سب تھرائیو ہی اس لیے کرتے ہیں اور کمرشلی تھرائیو کرتے ہیں, کمرشل سکسیس ہی ان کے اس لیے کہ ان کے اندر جو اپر مڈل کلاس کی سویلین پاپولیشن بھی آ کے رہتی. تو اگر کسی نے یہ احمقانہ آرڈر سیالکوٹ کینٹ کے انٹری پہ دیا تھا, بہرحال ان سپاہیوں کا قصور نہیں ہے, ان کو کسی نے آرڈر دیا ہوگا کہ یہاں جھنڈا لے کے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. تو پہلے تو بجائے اس کے کہ آپ بیرسٹر مبشر ایوان کے خلاف ریئیکٹ کریں کہ اس نے اتنے غصے کا کیوں مظاہرہ کیا, اس نے اتنا ڈائلاگ کیوں کیا, امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ کینٹونمنٹس پاکستان کی شہری لائف کا اور سیوک لائف کا حصہ ہیں, اور یہ کینٹونمنٹس پیسیجز بھی ہیں, یہ رائٹ آف وے ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اندر انٹر کرنے کے لیے. تو ان کینٹونمنٹس کے اندر یا تو ایسے گیریزنز ہونا جو پیور گیریزنز ہوتے ہیں, جو ہوتے ہی سویلین شہروں سے بہت دور ہوتے ہیں. ایسے گیریزنز ہیں پاکستان میں بھی, ایسے گیریزنز ہوں گے جو بیس کیمپس ہوتے ہیں, جس کے اندر صرف اور صرف جو ایک ملٹری پرسونل ہے, یہ ایئر فورس پرسونل ہے, یہ نیول پرسونل ہوتے ہیں, اور وہاں پر آپ ایک آئی ڈی کارڈ ڈسپلے کر کے انٹر کرتے ہیں, اور وہاں پر نان جو فورس کے جو ایک ڈسپلن فورس کے لوگوں کے علاوہ یا ان کی فیملیز کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا, وہ تو ہوئے بیس. لیکن یہ جو کینٹونمنٹس ہیں جو پنجاب بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, لاہور کینٹ, سیالکوٹ کینٹ, گجرانوالہ کینٹ کا مجھے اندازہ نہیں, شاید اس کے اندر سویلین پاپولیشن اس طرح سے نہ ہو, لیکن بہت زیادہ کینٹونمنٹس ایسے ہیں جو سویلین پاپولیشن کے درمیان میں ہے یا ان کے اندر سویلین پاپولیشن رہتی ہے, جیسے لاہور کینٹ ہے, جیسے راولپنڈی کینٹ ہے. تو وہاں پر اس قسم کے آرڈرز اور اس قسم کی ریسٹرکشنز لگانا اور تصور کرنا کہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, یہ دانش مندی نہیں ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ وزڈم نہیں ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ کس نے ایسے آرڈرز پاس کیے ہیں. لیکن جو ایموشن وہاں پہ ہم نے دیکھا, جو ڈائلاگ ہم نے دیکھا, وہ ہمیں اندازہ دکھاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر نیشنلزم اور نیشنلسٹک اسپرٹ جو ہے وہ کس قسم کا. بہت ضروری ہے کہ اس نیشنلسٹک اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, اسے اگنور نہ کیا جائے, اسے کسی فرد اور کسی شخص کا اسپرٹ نہ سمجھا جائے, بلکہ یہ وہ نیشنل سینٹیمنٹ ہے, پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہے, جو اس وقت جو پاکستان کی باڈی پالیٹک کے اندر سے اسے کہتے ہیں یہ ٹریول کر رہا ہے. تو اس کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اس کو ہم نے سمجھا نہیں
تو ہم سے بہت بڑی غلطیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یہ سگنیفیکنس ہے اس پورے ایونٹ کی. اب جو ہم نے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے انٹیریئر منسٹر، ڈیفینس منسٹر، ان کے ایئر فورس چیف اور ان کے ملٹری چیف نے بہت سی گزشتہ 10 کے 12 دنوں میں ایسی پوائنٹڈ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اپریل کے آخری 10 دنوں میں یا اب سے 1-2 دن پہلے تک، جو اشارے پاکستان کی طرف وہ کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہندوستانی جو امریکہ کے بہرحال ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، وہ یہاں پر لائن آف کنٹرول پہ آزاد کشمیر اور کشمیر مقبوضہ کشمیر کے درمیان کوئی ایڈونچرزم ایسی نہ کریں جس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے. بیکاز ظاہر ہے بہت بڑی ایڈونچرزم وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ پاکستان کے اندر جو سیاست شیپ ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک ایڈونچرزم کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے ایسی ایڈونچرزم کی ایک ایسے وقت پہ جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان اپنی ریلیز کے ذریعے ایک سیاسی ماحول جنریٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں وہ انٹرفیئر کر رہے ہوں گے اور اس کا پھر ایک خاص قسم کا مطلب ہوگا جس کو کہ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کو دیکھنا جو ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے، نہ صرف تحریک انصاف کے لیے بلکہ کرنٹ حکومت کے لیے بھی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، پاکستان کی میڈیا، سب کے لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی پوائنٹڈ اسٹیٹمنٹس جو گزشتہ 10-12 دنوں میں دی گئی ہیں انڈین ڈیفنس چیف کی طرف سے، ملٹری چیف کی طرف سے، انڈین ایئر فورس چیف کی طرف سے، ان کے ہوم منسٹر کی طرف سے، ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اس کا سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، اور ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کیوں دی جا رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جو آپ سب کے ذہنوں میں جو سوال ہے کہ یہ کرائسس جو اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے، جس کی انٹینسٹی 6 مئی سے شروع ہو رہی ہے، اس کا اختتام کیسے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 24 گھنٹے پہلے فارمر انٹیریئر منسٹر جناب شیخ رشید صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پاکستان میں گارنٹیز اس کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ویسے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ارلی الیکشن کے حوالے سے بیٹھ سکتے ہیں اور ایسی میٹنگ جو ہے ہو سکتی ہے. شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف اور عمران خان کے درمیان ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی. اس کا جواب بڑا منفی دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، جن کی ایک پرخاش چل رہی ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری حکومت اپنے تمام فیصلے اپنے وقت میں کرے گی. لیکن ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ریٹرک اپنی جگہ، جو انیشیٹو شیخ رشید صاحب نے لیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تحریک انصاف الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ایک ارلی الیکشن کے ٹائم ٹیبل کے اوپر ڈسکشن اور ڈائلاگ کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کرائسس کا اینڈ ہمیشہ ایک ڈائلاگ میں ہوتا ہے. عمران خان صاحب 6 اور 20 مئی کے درمیان جو کچھ کر رہے ہیں، اسلام آباد سے 1.5 اور 2 گھنٹے کے فاصلے کے ان تمام شہروں کے درمیان جو ان کا ایک سیریز آف جلسے ہیں، یہ ایسے جلسے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے. کبھی بھی 70 برس کی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 14 دن میں کسی نے ایک طوفانی دورے کیے ہوں. یہ بہت ہی یونیک مومنٹ ہے، ایک ان یوزول مومنٹ ہے، اور وہ ایک پریشر جنریٹ کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکل پلس جنریٹ کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل موبلائزیشن جنریٹ کر رہے ہیں، ایک شعوری سفر جنریٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ضروری یہ ہے کہ ان کے درمیان اور جو حکومت وقت ہے ان کے درمیان اگر فرنٹ پہ رابطے نہیں ہو سکتے تو ایک سیکنڈ ٹیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اسی طرح سے تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے، بیکاز ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. ہو گیا شاید پاکستان میں ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس ہوا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ لوزر جو ہے الٹیمیٹلی وین دا ڈسٹ ول سیٹل، وہ پاکستان کے ادارے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی صورتحال کو دیکھیں اور وہ اس پورے ٹرائی لیٹرل پروسیس آف نیگوسیشن کے اندر اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں تاکہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جا سکے جس کو کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے. اور ہمیں ہندوستان کی انٹینشنز جو ہیں وہ ہمیں خطرناک لگ رہی ہیں اس موقع پہ. تو ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.